बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं गद्य पाठ का आखिरी पाठ जो कारतूस है, पाठ 8 हबीब तनवर का लिखा हुआ पाठ कारतूस जो एकांकी है, उसे पुनः पढ़ाने चल रही हूँ आपको। हबीब तनवीर का जन्म छत्तीसगढ़ के शहर रायपुर में 1923 में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा वहीं हुई। बाद में वह नागपुर चले आए, जहां 1944 में उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। नाटकों और थिएटर से हबीब तनवीर का लगाव बालपन से ही था, इसलिए बीए करने के बाद वह नाट्य निर्माण की आधुनिक विधाओं और तकनीकों का अध्ययन करने ब्रिटेन गए। वहाँ का नाटक अकादमी में अध्ययन करके स्वदेश लौटने पर हबीब तनवीर ने दिल्ली के पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। आज हबीब तनवीर नाटकों का पर्याय बन चुके हैं। हबीब तनवीर मशहूर लेखक और पत्रकार भी हैं और फिल्मों में भी उन्होंने सराहनीय अभिनय किया है। हबीब तनवीर की प्रमुख नाट्य रचनाओं में चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, आगरा बाजार, हिरमा की अमर कहानियाँ, कई पुरस्कारों और फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित हबीब तनवीर जो मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटकों का आधुनिक रूपांतर भी किए हैं। इनके लेखन, विशेषकर नाट्य लेखन में पाठक को आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति है। वस्तु स्थिति का सजीव आम आदमी से जुड़े विषय को ही लेकर ये अपने नाटकों का केंद्र बिंदु बनाते थे। सियासत को भी इन्होंने निशाना बनाया और ऐतिहासिक घटनाओं और पात्रों को भी बिल्कुल अपने नाटकों के माध्यम से जीवंत कर दिया। इनकी रचनाएं हमारे अपने ही बीच के परिवेश और आदमियों को रंगमंच पर बड़ी बारीकी से उतारती हैं। बिल्कुल बोलचाल और सीधी सपाट भाषा का प्रयोग करके रोचक भाषा शैली में इनके नाटक लिखे जाते थे। आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग होने के कारण इनकी रचनाएं जो थी वो बहुत सहज, सरल और सरस थी, सभी को प्रिय थी। आसानी से हर पाठक वर्ग इसे समझ लेता था, रुचि आती थी। हिंदी के साथ साथ इन्होंने उर्दू के शब्दों का भी भरपूर प्रयोग किया है। कहीं कहीं प्रचलित अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग करके कहानी के भाव को बहुत स्पष्ट कर व्यक्त करते थे। तो कारतूस कहानी भी एक एकांकी है जिसमें वजीर अली के कारनामों का वर्णन किया गया है कि वजीर अली कैसे अपने कारनामे से एक जाबाज सिपाही था जिसने कि खेमे में घुसकर अपना परिचय देकर कारतूस मांगकर लेकर चला जाता है। इसीलिए इस पाठ का नाम ही कारतूस रखा गया। तो अवध के नवाब आसिफउद्दौला के जाबाज बेटे वजीर अली का यहाँ वर्णन है, जो अंग्रेज़ों से नफरत करता था और उन्हें हिंदुस्तान से निकाल कर बाहर कर देना चाहता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के हुक्मरानों ने भी उसे रॉबिन हुड का दर्जा दिया था। वजीर अली इतना बहादुर था कि वह कंपनी के बटालियन के खेमे में भी
अकेला ही पहुंचकर सबको सकते में डाल देता है। तो एक छोटी सी एकांकी है। तो मैं यहाँ पात्रों का परिचय कराने के बाद उन पात्रों के माध्यम से ही बात को पढ़कर आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो मुख्य पात्रों में कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार हैं। समय जो बताया गया है वो 1799 का समय है, रात के समय का वर्णन है। और स्थान क्या है, वो गोरखपुर के जंगल के अंदरूनी हिस्से में कर्नल कालिंज अपना खेमा डालकर बैठे हैं। खेमा डालने का उद्देश्य था कि वजीर अली अपने कुछ जाबाज सिपाहियों के साथ जुड़कर फरार था और उन्हें लग रहा था कि वो इन्हीं जंगलों में कहीं छुपा है, जिसको ढूंढने के लिए हफ्तों से खेमा डाले हुए सिपाही वहाँ बैठे हैं। वहाँ की ज़िंदगी से तंग आ चुके थे और वो उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। वहीं से कहानी का प्रारंभ हुआ है। तो गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा है। दो अंग्रेज बैठे बात कर रहे हैं। कर्नल कालिंज और लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर बैठे हैं। चांदनी चारों ओर छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। कर्नल कहता है, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट भी जवाब देता है, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। और ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। अब वजीर अली को पकड़ नहीं पा रहे, वहाँ खेमा डाले बैठे हुए हैं। उन्हें ये लगता है कि कैसा आदमी है जिसको एक आदमी को पकड़ने के लिए इतने लोग यहाँ जुटे हैं और फिर भी उसे नहीं पकड़ पाते हैं। तो कहते हैं ये भूत है या आदमी है, आखिर है कौन कि इसे पकड़ना इतना कठिन हो गया है। कर्नल जवाब देता है, उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। यानी कि उसकी वीरता, जाबाजी की जो तुलना थी रॉबिन हुड से की जाती है। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। अब वजीर अली की जो मुख्य बात थी वो थी कि वो अंग्रेज़ों से नफरत करता था। उसे लगता था कि ये व्यापार करने के बहाने से हमारे यहाँ आए और पैर पसार करके यहाँ बैठ गए और यहाँ से हटने का नाम नहीं लेते। तो आए दिन उनकी गुलामी से ऊब चुका था, इसलिए उनका विरोधी बन गया। तो उसने इस तरह से वजीर अली के बारे में चर्चा की कि वजीर अली आदमी है या भूत, वो क्यों पकड़ में नहीं आता। तो लेफ्टिनेंट और कर्नल जो गोरखपुर के जंगलों में बैठे हुए आपस में वजीर अली की बात का चर्चा करते हैं कि वजीर अली आखिर कैसा व्यक्ति है कि उसे पकड़ने के लिए जमाने से हम लोग यहाँ खेमा डाले बैठे हैं, सिपाही भी तंग आ चुके हैं, फिर भी वो पकड़ में नहीं आ रहा है। कर्नल कहता है कि वो अंग्रेजों से बहुत नफरत करता है। उसने 5 महीने ही राज्य किया, परंतु इस दौरान उसने अंग्रेजी शासन का रंग जमने नहीं दिया। अब उसकी वीरता का बखान आपस में लोग कर रहे हैं और वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की, यानी 5 महीने के राज्य में वो अवध के दरबार में अंग्रेजी असर को बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया। उसने कहा 5 महीने के राज में
अंग्रेज़ों की पकड़ को बिल्कुल उसने ऐसी कर दी कि वो अपने पांव जमाने नहीं पा रहे थे। कर्नल कॉलिंज कहते हैं, लेफ्टिनेंट कहता है, कर्नल कॉलिंज, इस सआदत अली कौन है? तो कर्नल उसे समझाते हैं, कह रहे आसिफुद्दौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफुद्दौला का के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सआदत अली ने अपनी मौत का ख्याल कर दिया। अब वजीर अली की दुश्मनी की जो बहुत बड़ी बात थी वो यही थी कि आसिफुद्दौला के यहाँ तो ये लोगों को लगने लगा कि अब संतान नहीं हो सकती, और वजीर अली की पैदाइश को सआदत अली ने अपनी मौत मान लिया था कि ये हमारे लिए मृत्यु के समान है, कहर बन के ढा सकता है। लेफ्टिनेंट कहता है, मगर सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? तो परेशानी क्या थी भाई कि अगर सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठा दिया जाए? कर्नल बताता है कि सआदत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है। अब सआदत अली का अंग्रेजों के साथ मिलना वास्तव में यही था कि वो ऐश पसंद आदमी था, वो ऐशो आराम की ज़िंदगी वो चाहता था। तो उसने क्या किया था कि कुछ हिस्से की ज़मीन उसे देकर आराम की ज़िंदगी जीना और मज़े करना। तो उसने यही उपाय निकाला कि आधी मुमलिकत यानी दौलत या जायदाद दे दी जाए और आधे में मज़े से ऐश की ज़िंदगी बिताई जाए, की जाए, ऐश की ज़िंदगी फरमाई जाए। तो उसने यही किया था। साथ ही साथ उसने 10 लाख रुपए नगद लेकर मज़े से ज़िंदगी काट रहा था, और हम भी। तो उसने कर्नल कॉलिंज ने बताया कि थोड़ा लालची प्रवृत्ति का सआदत अली है। उसने आराम से ये सौदा तय कर लिया कि आधी दौलत दे दी जाएगी और 10 लाख रुपया नगद दे दिया जाएगा। सआदत अली को लगता है कि इतने में वो आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी जी लेगा, बिना किसी परेशानी के वो अपने रास्ते को साफ कर लेगा। तो उसने ये सोच के इसी पर तय कर लिया। उसने दोस्ताना अंदाज में अंग्रेज़ों को दोस्त बना लिया कि बिना परेशानी, बिना किसी कठिनाई के आराम की ज़िंदगी जीने का इससे सरल रास्ता नहीं हो सकता। तो वो दोस्ती कर लेता है। तो लेफ्टिनेंट कहता है कि सुना है ये वजीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। अब वजीर अली के कारनामे इनके कानों में आए दिन पड़ते थे। ये हैरान होते थे और डरते भी थे अंदर से कि उसकी बराबरी करना बहुत कठिन है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल से ये बात कहता है कि मैंने ऐसा सुना है कि वजीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए न्योता दे रहा है, बुला रहा है। तो कर्नल कहता है कि अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी थी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। यानी कि ये सिलसिला कुछ समय पहले से ही चल रहा था।
तो बारी बारी अफगानिस्तान के शाह-ए-जमा के बाद अफगानिस्तान पे हमले की दावत असली में टीपू सुल्तान ने सबसे पहले प्रयास किया था और वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और शमशुद्दौला ने भी। तो लेफ्टिनेंट पूछता है कौन शमशुद्दौला? तो कर्नल उसको बताता है कि नवाब बंगाल का रिश्ते का भाई है और बहुत खतरनाक आदमी है, वो उसे बताता है। तो इसका तो मतलब हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। अब लेफ्टिनेंट और कर्नल आपस में बातें करते हैं कि इसका तो सही मतलब यही है कि अब कंपनी के खिलाफ पूरे देश में एक लहर है, जहाँ से भी हो इसके विरोधियों का जन्म होगा, सारे अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएंगे। कर्नल और लेफ्टिनेंट की ये बातें चल रही हैं। जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और पलासी के कारनामे भी धरे रह जाएंगे। और उसने कहा कि जो सारे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ यानी कंपनी के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के खिलाफ जो एक लहर दौड़ती चली आ रही है, अगर ऐसा हो गया तो सारे हिंदुस्तान में ये लहर फैल जाएगी और अगर ये युद्ध हुआ तो उस युद्ध के सामने पुराने ऐतिहासिक युद्ध बक्सर और पलासी के युद्ध भी छोटे पड़ जाएंगे। और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्जली के हाथों सब खो बैठेगी। अब उन्होंने कहा कि इतने दिन से परिश्रम करके अंग्रेजों ने जो हिंदुस्तान पर अपना वर्चस्व बना लिया है, सारे हिंदुस्तान को जो हिला के रख दिया है, अगर ऐसा हुआ तो लॉर्ड क्लाइव की जो मेहनत है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। सारी तरह से सारी बातें जो हैं वो हमारे हाथों से निकल जाएगी, अंग्रेज बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। ये सारी बातें बैठकर दोनों करते रहते हैं और बताते हैं कि आसिफुद्दौला के जो भाई का नाम है वो सादत अली ही है और वो वजीर अली और आसिफुद्दौला दोनों का दुश्मन है। आसिफुद्दौला और वजीर अली दोनों का दुश्मन है। कौन? सादत अली। वजीर अली की पैदाइश को वो जानता था कि उसके लिए बहुत खतरा पैदा हो गया है। कर्नल लेफ्टिनेंट को बताया कि सादत अली ने अंग्रेजों की आधी जायदाद और 10 लाख रुपए ले करके आराम की जिंदगी जी रहा है। वास्तव में वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह-ए-जमा को भारत पर हमला करने के लिए बुला रहा है। कर्नल ने कहा कि अफगानों के हमले की पहली दावत तो वास्तव में टीपू सुल्तान ने दी थी, फिर शमशुद्दौला ने जो बहुत ही खतरनाक आदमी है उसने भी यही किया। कर्नल ने चिंतित होते हुए कहा तब तो कंपनी के खिलाफ पूरी एक लहर दौड़ जाएगी। और बताता ये लहर अगर पूरी कंपनी की पूरे हिंदुस्तान में फैली तो बक्सर और पलासी के युद्ध भी उसके आगे छोटे हो जाएंगे। लेफ्टिनेंट कहा कि फिर तो किसी तरह वजीर अली को वास्तव में गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। कर्नल ने कहा कि पूरी फौज लेकर पीछा करने के बाद भी तो वो हाथ नहीं आया है कि हफ्तों से हम इस गोरखपुर के जंगल में डेरा डाले हुए बैठे हैं, सिर्फ ये सोचकर कि अगर हिंदुस्तान में
इसके खिलाफत की लहर दौड़ गई तो फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए वजीर अली को पकड़ना ही अब एक मात्र हमारे पास रास्ता शेष बचा है। लेफ्टिनेंट कहता है वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह शख्स को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। उसने कहा कि वजीर अली हम सबके लिए बहुत खतरनाक हो गया है, हम कैसे भी करके वजीर अली को अगर पकड़ लें तब वास्तव में मसला हल हो सकता है। कर्नल कहते हैं कि भाई पूरी एक फौज है तो उसके पीछे दौड़ रहा हूं और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है, इन्हीं जंगलों में कहीं फिर रहा है लेकिन हाथ नहीं आता, और ज्यादा फौज भी इसके पास नहीं है, चंद जाबाज सिपाही हैं, मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम। अब ये आश्चर्य होता है कर्नल और लेफ्टिनेंट को कि मुट्ठी भर आदमियों को लेकर जंगल में छिप कर रहना, अंग्रेजों का सामना करना किसी जाबाज का काम हो सकता था, किसी जाबाज का काम हो सकता है। तो उसे आश्चर्य होता है कि मुट्ठी भर सिपाही हैं और ये दमखम, ये तो बहुत हिम्मत की बात है। लेफ्टिनेंट कहता है कि सुना है वजीर अली जाती तौर से बहुत बहादुर आदमी है। अब लेफ्टिनेंट रॉबिन हुड के कारनामे सब सुन के उनके पास एकमात्र मुद्दा बातचीत का वही था वजीर अली की जाबाजी के किस्से वो सुन रखे थे और लंबे समय से जंगल में डेरा डालने के बाद भी उसे जब पकड़ नहीं पाते, निराशा ही हाथ लगती है, तो उन्हें ये लगता है कि अब ये वजीर अली हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत खतरनाक होता जा रहा है, कुछ भी करके हमको वजीर अली को हर हालत में पकड़ लेना चाहिए। तो कर्नल जवाब देता है, बहादुर न होता तो यू कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। अब उसने लेफ्टिनेंट को एक कारनामा बताया जो वजीर अली ने किया था, वजीर अली की गुस्से, वजीर अली की करतूतें, उनके साहसिक कारनामों का वर्णन करके वो इसी जंगल में हफ्तों से खेमा डाले वजीर अली को ढूंढते हैं और वजीर अली उनकी आंख में धूल झोंक कर उन्हीं से कारतूस लेके चला जाता है और वो उसे पकड़ भी नहीं सकते। वास्तव में कहा जाए तो वजीर अली को वो पहचानते भी नहीं थे, सिर्फ सुने हुए कारनामों के आधार पर उन्होंने वजीर अली को पकड़ने की ठान ली थी। तो कारनामा जो वकील की हत्या का है वो लेफ्टिनेंट और कर्नल के बीच बातचीत में शुरू होता है। तो ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? तो लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछना चाहता है कि कौन सा किस्सा था कर्नल का कि उसके बारे में कुछ बताइए। तो कर्नल कहानी सुनाता है। किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया यानी तय कर दिया।
कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था, उससे शिकायत करने कि गवर्नर जनरल से उसका कलकत्ता में यूं तलब किया जाना विषय पर कुछ बातचीत कर ले। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, बल्कि उल्टा उसे भला बुरा कहा। अब वजीर अली के दिल में तो पहले से ही अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट के भर गई थी। उसे वकील के इस तरह से जवाब देने पर वो आपे से बाहर हो जाता है। और उसने खंजर निकालकर वहीं का वहीं वकील का काम तमाम कर दिया, मृत्यु के घाट उतार दिया। किसी के घर में घुसकर सामने ही मार देना हिम्मत की बात होती है। तो वजीर अली के साहस का वर्णन यहां किया गया है। पद से हटाकर उसे बनारस भेजा गया, वहां नहीं रहने दिया गया। फिर उसे कलकत्ता बुलाया गया। उसे कुछ पैसा तय कर दिया गया था कि संभवतः सादत अली की तरह वो भी ऐशो आराम की जिंदगी पसंद कर शांतिपूर्वक रहने लगेगा। तो जो हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ एक जहर की तरह लहर फैल रही थी, वो कुछ समय के लिए रुक जाएगी। तो बहुत लालच देने के बावजूद भी वजीर अली किसी के बस में नहीं था। अंग्रेजों को वजीर अली से इसीलिए डर लगता था। वो उसे किसी एक जगह टेक के नहीं रहने देते थे कि ये जहां रहेगा वहां ही ये अपने बहादुरी से लोगों को मिला लेगा और अंततः अंग्रेजों के लिए एक मुसीबत भी बन जाएगा। तो अंग्रेजों ने उसे बनारस भेजा और कंपनी का वकील भी बनारस ही रहता था। लेकिन जब उसे कलकत्ता तलब किया गया तो उसे ये लगा कि अगर वो कंपनी के वकील को समझा पाएगा तो संभवतः यहीं बनारस में वो कुछ समय के लिए स्थिर रूप में रहेगा। और सोचता है कि शिकायत करके मैं कोई नया रास्ता बना लूँगा अपने लिए। और वो पहुंच जाता है वकील के पास शिकायत लेके कि कलकत्ता उसे क्यों तलब किया जा रहा है, उसे क्यों नहीं एक जगह स्थिर रूप में रहने दिया जाता। उसने इस उम्मीद से वकील के पास अपनी शिकायत की थी कि संभवतः वकील कुछ नया रास्ता बताएगा, उसे रास्ता सिखाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। और वो जब वकील उससे उसकी बात को सुनकर नजरअंदाज करके उसे खरी खोटी सुनाने लगता है, तब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वैसे भी वो नफरत करता था अंग्रेजों से, कूट कूट कर नफरत भरी थी। उसे तो बस किसी तरह से अंग्रेजों को अपने रास्ते से हटाना था। वकील ने जब वकील जब सुनने को तैयार नहीं होता उसकी शिकायत, तब तो ये नफरत और आग भड़क जाती है। और वजीर अली अंततः ये सोचता है कि वकील को ही मार करके कोई नया रास्ता चुनना चाहिए।
और वकील की हत्या कर देता है और अपने साथियों के साथ आजमगढ़ चला जाता है। और आजमगढ़ में जो उसके हिफाजत करने वाले कुछ लोग थे, उनके साथ मिलकर वो अपनी समस्या बताता है। किसी तरह वजीर अली और कुछ चंद सिपाहियों को लेकर उन्हें हिफाजत पूर्वक घाघरा तक पहुंचा देते हैं और वहां से वो गोरखपुर के जंगलों में छिपकर जिंदगी व्यतीत कर रहा है, जिसको पकड़ने के लिए इतने दिनों से डेरा डाले हुए सिपाही बैठे हैं और वो पकड़ नहीं पाते हैं। तो मैंने आपको कारतूस एकांकी के यहाँ तक के अंश को समझा दिया। अब मैं आपको अपने इसके अगले वीडियो में इसका जो आधा शेष अंश बचा है, जहाँ वजीर अली खेमे में घुसकर हिम्मती और जाबाज की तरह कारतूस लेके निकल जाता है, उसका वर्णन मैं करूंगी, यानी पाठ के उस अंश को अभी आपको और पढ़ाऊंगी। तो आप एक पाठ में बने सारे वीडियो को देखा करिए, जिससे प्रत्येक अंश से आप जुड़े रहें और आपको कोई कठिनाई ना हो। क्योंकि एकांकी छोटी तो जरूर है, लेकिन इसमें वजीर अली के कारनामे को इतनी अच्छे ढंग से व्यक्त किया गया है कि अगर इसका मंचन भी किया जाए तो ये बहुत अच्छा मंचन इस पर होगा। कम पात्रों को लेकर बनाई गई ये कहानी है, रुचिकर है, रुचि हमेशा बनी रहती है, भाषा भी बहुत अच्छी है, शैली भी बहुत अच्छी है। उर्दू के शब्दों का भरपूर प्रयोग करके भाषा में एक नई मिठास ला देते हैं। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और इसके शेष अंश को लेकर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।